हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल अगस्त्य ऑनलाइन क्लासेस में, जहां हम आज यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 4 महाद्वीपों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप। लेकिन यूरोप महाद्वीप शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप विश्व का छठा सबसे बड़ा यानी 7 महाद्वीप में ये छठे नंबर पे आता है तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चात दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर उल्टा देखें, ये छठा तो सबसे बड़ा है और अगर छोटे से बड़े की तरफ देखें तो ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर यूरोप का विश्व में तीसरा स्थान है, तृतीय स्थान पर है। और यहाँ की जनसंख्या की एक विशेषता ये है कि दीर्घ आयु के व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण अब यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें बड़ी उम्र के लोगों की प्रधानता है। इसलिए दीर्घ आयु के व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण इस महाद्वीप को यानी यूरोप महाद्वीप को वृद्ध नागरिकों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब हम यूरोप का भौगोलिक विस्तार देखते हैं। तो यूरोप का जो भौगोलिक विस्तार है वो है 65 डिग्री पूर्वी देशांतर से। देखिए, 65 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये देशांतर है। तो ये 70, 60 और 65 यहाँ। तो ये 65 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वहां से 24 डिग्री पश्चिमी देशांतर में अगर स्थिति अपन यहाँ देखें तो ये आइसलैंड की स्थिति, इसका जो पश्चिमी इलाका है ये पश्चिमी देशांतर। और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसका जो ये देखें अपन नीचे वाला, तो ये स्पेन का जो इलाका है ये, और यहाँ ये जो सिसिली द्वीप है ये इसका दक्षिणतम भाग है। तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 71 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो है 65 डिग्री पूर्वी देशांतर से 24 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 71 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब विश्व के मैप में यूरोप की जो स्थिति है वो देख लेते हैं। यूरोप के उत्तर में बेरेंट सागर, देखिए यूरोप का जो उत्तरी भाग है ये बेरेंट सागर है। ये आर्कटिक महासागर का ही एक भाग है। तो यूरोप के उत्तर में बेरेंट सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर जिसे हम अंध महासागर भी कहते हैं। तो ये पश्चिम में जो ये विस्तार है ये है अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर। ये देखिए, ये सारा अटलांटिक महासागर है जिसे हम अंध महासागर भी कहते हैं। और दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। देखिए, ये जो सागर है जो इसे अफ्रीका से अलग करता है ये भूमध्य सागर है। तो इसके 3 तरफ पानी है, 3 तरफ सागर है। उत्तर में बेरेंट सागर जो उत्तरी ध्रुव सागर का ही एक भाग है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। पूर्व में यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर एशिया व यूरोप के बीच सीमा निर्धारित करते हैं। देखिए, 3 तरफ तो ये जो सीमा निर्धारित है वो भौगोलिक सीमा निर्धारित है, लेकिन पूर्व में इसकी जो सीमा है वो एशिया से जुड़ी हुई है। और एशिया से इन्हें यूराल पर्वत श्रृंखला और कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर और यूराल पर्वतमाला, जो यूराल पर्वतमाला है वो इसे एशिया से पृथक करती है। इस प्रकार यूरोप के 3 तरफ पानी है। 3 तरफ पानी यानी उत्तर में आर्कटिक महासागर या बेरेंट सागर जो आर्कटिक महासागर का ही एक भाग है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर। तो 3 तरफ पानी है, इसलिए इसको एक बड़ा प्रायद्वीप, 3 तरफ पानी होने के कारण इसलिए इसे एक बड़ा प्रायद्वीप अथवा प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप की जलवायु अगर हम देखें तो यूरोप उत्तरी अक्षांशों में स्थित है, ऊपर वाले अक्षांशों में स्थित है, लेकिन इसके बावजूद भी इतने ऊंचे अक्षांशों में स्थित होने के कारण भी यूरोप की जो जलवायु है वो शीतोष्ण है, शीत नहीं है। इसका कारण
अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अब इसका अगर हम कारण देखें तो देखिए ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ से अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट से एक गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम नामक एक जलधारा इसके अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट पर बहती है। इस गर्म जलधारा के कारण यूरोप का जो पश्चिमी तट है वो बर्फ से जमता नहीं है और यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण रहती है। तो यहाँ की जलवायु उत्तरी अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद भी शीतोष्ण जलवायु है। अब हम यूरोप के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप में कौन-कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है और उनके जो शिखर हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहली जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वतमाला फ्रांस के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक नवीन वलित पर्वत है। देखिए एक नवीन वलित पर्वत है जो फ्रांस को इटली से पृथक करते हैं। देखिए आल्प्स पर्वतमाला की स्थिति नक्शे में ये आल्प्स पर्वतमाला है। ये आल्प्स पर्वत हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और ये वास्तव में फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में स्थित है। और इस आल्प्स पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, ये आल्प्स पर्वत हो गया। दूसरा पर्वत है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत देखिए ये यूरोप के दक्षिणी भाग में, रूस ऐसा देश है जो यूरोप का भी हिस्सा है और एशिया का भी हिस्सा है। तो रूस के दक्षिण में यूरोप के 3 देश एशिया की सीमा बनाते हैं। वो 3 देश है जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान। ठीक है, इन तीनों देशों में देखिए ये काकेशस पर्वत की स्थिति है और ये काकेशस जो पर्वत है वो काला, अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो ये काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है और जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान में विस्तृत है जो एशिया की सीमा बनाते हैं। काकेशस पर्वत भी एक प्रकार के नवीन वलित पर्वत हैं और काकेशस पर्वत में स्थित ये जो इसका शिखर है, काकेशस पर्वत में स्थित माउंट एल्ब्रूस, ये यहाँ पर माउंट एल्ब्रूस शिखर स्थित है। ये माउंट एल्ब्रूस पर्वत चोटी जो जॉर्जिया देश में स्थित है वो पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। तो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस है जिसकी ऊंचाई 5642 है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है जिसकी ऊंचाई 4808 मीटर है। नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वतमाला। देखिए यूराल पर्वतमाला के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो यूराल पर्वत श्रृंखला है ये यूरोप के पूर्व में स्थित है जो यूरोप एवं एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। यानी यूराल पर्वतमाला यूरोप और एशिया के बीच देखिए ये सीमा निर्धारण करता है। और यूराल पर्वतमाला की विशेषता ये है कि ये एक प्राचीन वलित पर्वत है और प्राचीन वलित पर्वत होने के कारण यूराल पर्वत श्रृंखला में कोई बहुत ऊंची पर्वत चोटी नहीं है, इसकी ऊंचाई कम है। नेक्स्ट पर्वत है सेंट्रल मैसिव पर्वत। सेंट्रल मैसिव फ्रांस में स्थित है। देखिए सेंट्रल मैसिव अगर हम देखें तो ये फ्रांस में स्थित है। ये सेंट्रल मैसिव की स्थिति है। नेक्स्ट है बाल्कन पर्वत। बाल्कन पर्वत बल्गारिया में स्थित है। देखिए बाल्कन पर्वत यहाँ इस बाल्कन पर्वत की स्थिति है। नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला है कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला। तो कार्पेथियन जो पर्वत श्रृंखला है वो मुख्यतः स्लोवाकिया, यूक्रेन और रोमानिया में विस्तृत है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, कार्पेथियन पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है टेट्रा माउंटेन्स। देखिए
कार्पेथियन पर्वतमाला जो है वो एक अलग ही आकार में से वलित आकार में फैली हुई है, ये कार्पेथियन है। और स्लोवाकिया, यूक्रेन और रोमानिया में विस्तृत है। मुख्यतः इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो रोमानिया में विस्तृत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी टेट्रामाइंटेंस है। नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला है पिरेनीज। पिरेनीज फ्रांस के दक्षिणी भाग में स्थित पर्वत हैं जो इसे स्पेन से अलग करता है। यानी फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है पिरेनीज पर्वतमाला, पिरेनीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियाई। स्कैंडिनेवियाई जो पर्वत है वो इस यूरोप के उत्तरी भाग में नॉर्वे व स्वीडन देश में विस्तृत है। स्कैंडिनेवियाई जो पर्वत श्रृंखला है वो ये इसका नॉर्वे है, तो नॉर्वे और स्वीडन में यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला स्थित है, विस्तृत है। अब है देखिए ये पर्वत नहीं है लेकिन एक पर्वतीय प्रदेश है जिसे यूरोप का अल्पाइन पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि यूरोप का जो अल्पाइन पर्वतीय प्रदेश है वो किस हिस्से को कहा जाता है। देखिए दक्षिणी यूरोप का जो पर्वतीय प्रदेश है उसे अल्पाइन पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। दक्षिणी यूरोप का जो ये पूरा पर्वतीय प्रदेश है, इस पर्वतीय प्रदेश को पूरा एक साथ अल्पाइन पर्वतीय प्रदेश कह दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं यूरोप के प्रमुख सागरों को। यूरोप में चूंकि इसकी जो तटरेखा है वो बहुत कटी फटी है, इसलिए यहाँ पर सागरों की भी प्रमुखता है, बहुतायत से पाए जाते हैं सागर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं उत्तरी सागर। देखिए उत्तरी जो सागर है वो है ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के मध्य। ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के मध्य में जो स्थित सागर है वो उत्तरी सागर है। देखिए ये नॉर्थ सी यहाँ लिखा हुआ है, ये ही उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर है जो डेनमार्क और इंग्लैंड के मध्य, ग्रेट ब्रिटेन के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है आयरिश सागर। नाम से ही पता चल रहा है आयरलैंड। देखिए आयरलैंड और वेल्स जो ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा है उसके मध्य स्थित सागर। तो ये यूके ग्रेट ब्रिटेन है और ये आयरलैंड है और इसके मध्य ये जो सागर है ये है आयरिश सागर। आयरिश सागर है। नेक्स्ट सागर है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर जो है वो भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है और ये इटली के पूर्व में स्थित सागर है। देखिए भूमध्य सागर ये है, यहाँ ये जो विस्तार है ये इटली का है और ये जो सागर है जो इटली के पूर्व में स्थित सागर है ये है एड्रियाटिक सागर। ये एड्रियाटिक सागर है। नेक्स्ट है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर देखिए स्वीडन के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित सागर जिसके किनारे लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जिन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है ये तीनों देश स्थित है। तो देख लेते हैं बाल्टिक सागर स्वीडन के दक्षिणी पूर्वी भाग में, ये स्वीडन है और ये इसका जो दक्षिणी पूर्वी भाग है तो यहाँ जो ये सागर है ये बाल्टिक सी है और बाल्टिक सी के किनारे ही एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इन तीनों कंट्रीज को बाल्टिक देश कहा जाता है, ये इस बाल्टिक सागर के किनारे ही स्थित है। अब है सफेद सागर या श्वेत सागर। ये रूस के उत्तर में स्थित देखिए ये सागर है, ये रूस के उत्तर में एक स्थित आपको सागर दिख रहा है। तो ये जो सागर है ये श्वेत सागर है, श्वेत या सफेद सागर। नेक्स्ट है काला सागर। यूरोप में काला सागर भी सीमा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये यूरोप और एशिया की दक्षिणी सीमा पर स्थित सागर है, ब्लैक सी। देखिए ये जो सागर हमें दिख रहा है ये काला सागर है। नेक्स्ट है एजोव सागर। एजोव सागर काला सागर के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए
काला सागर के उत्तरी पूर्वी भाग में एक छोटा सा सागर है, ये है एजोव सागर। नेक्स्ट है एजियन सागर। देखिए एजोव और एजियन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। एजोव सागर यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी में है, ये यूक्रेन है, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में जो छोटा सा सागर स्थित है वो एजोव सागर है। नेक्स्ट है एजियन सागर। एजियन सागर ग्रीक और टर्की के मध्य में स्थित है। तो एजियन सागर देखिए, ये ग्रीस है, ये जो देश है ये ग्रीस है, तो यहाँ ये जो सागर है, ये जो सागर है वो है एजियन सागर। ग्रीस और टर्की के मध्य में जो ये सागर स्थित है वो है एजियन सागर। और एक छोटा सा सागर आप सबको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए, जो ब्लैक सी के पास में स्थित है या एजियन सागर और ब्लैक सी के मध्य में स्थित है, ये सागर है मरमरा सागर। इसका नाम है मरमरा सागर। ये टर्की के दक्षिण में स्थित सागर जो एजियन सागर व काला सागर के बीच में स्थित है। देखिए ये मरमरा सागर है जो इस टर्की के, जो यूरोप का भाग है, टर्की भी एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो ये जो टर्की है इस टर्की के दक्षिण में ये सागर है एजियन सागर, और ब्लैक सी दोनों के मध्य में स्थित है मरमरा सागर। मरमरा सागर। तो ये थे यूरोप के प्रमुख सागर। अब हम देख लेते हैं यूरोप की प्रमुख नदियां। यूरोप की प्रमुख नदियां अगर हम देखें तो सबसे पहली नदी आती है वोल्गा नदी। वोल्गा रूस की नदी है, रूस से निकलती है, और इसकी विशेषता ये है कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो मास्को के उत्तर में वल्डाई पहाड़ियों से निकलकर, यानी रूस की राजधानी है मास्को और उसके उत्तर में वल्डाई पहाड़ियां स्थित हैं, वहां से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती हैं। वोल्गा नदी देखिए, ये वोल्गा नदी है, तो ये वोल्गा नदी मास्को के उत्तर में स्थित वल्डाई पहाड़ियों से निकलकर बहती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। ये देखिए, ये कैस्पियन सागर में गिरती है, और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 3690 किलोमीटर। दूसरी जो यूरोप की प्रमुख नदी है वो है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी के दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में स्थित है। तो जो डेन्यूब नदी है वो इसके पश्चिमी भाग से निकलकर, यानी जर्मनी के पश्चिमी भाग से निकलकर, देखिए ये डेन्यूब है, इससे निकलकर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है, काला सागर में गिरती है। और इस नदी की विशेषता ये है कि ये नदी यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है। 10 देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, देखिए ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन तथा माल्डोवा, ये इन प्रमुख 10 देशों से निकलती है। और इन 10 देशों में, इन 10 देशों की, इनमें से 5 देशों की राजधानियां बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना और ब्रातिस्लावा से होकर गुजरती है, यानी यूरोप के 10 देशों से गुजरती है, और उन 10 में से 5 देशों की राजधानियां इस डेन्यूब नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट है यूराल नदी। नाम से ही पता चल रहा है, यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर, यूराल पर्वत से निकलती है, और ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में बहती है। तो एशिया में ये कजाकिस्तान में बहकर कैस्पियन सागर में गिरती है। देखिए यूराल नदी है, तो यूराल नदी है जो यूराल पर्वतमाला से निकल रही है,
और यूरोप में बहकर फिर एशिया के कजाकिस्तान में बहकर कैस्पियन सागर में गिरती है। अब नेक्स्ट है राइन नदी। राइन नदी भी यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित स्विट्जरलैंड व जर्मनी की सीमा पर स्थित लेक ऑफ कॉन्स्टेंस से निकलकर लेक ऑफ कॉन्स्टेंस से ये निकलती है, वहां से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड में बहकर जर्मनी और नीदरलैंड में बहकर उत्तरी सागर में गिरती है। देखिए ये जो नदी है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगर हम इसकी स्थिति देखें तो ये लेक ऑफ कॉन्स्टेंस से निकलती है, यहाँ से निकलकर स्विट्जरलैंड और जर्मनी में बहकर नीदरलैंड में भी बहकर ये उत्तरी सागर में गिरती है। और यहाँ से गिरने के बाद देखिए राइन नदी है, बहकर ये उत्तरी सागर में गिरती है नीदरलैंड में बहकर। इस नदी की जो विशेषता है वो ये है कि इस नदी को राइन नदी को कोयले के व्यापार के कारण कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। और जो राइन नदी है वो अपनी दरार घाटी के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट नदी है टाइबर नदी। टाइबर नदी इटली से निकलकर, इटली में है एपिनाइन पर्वत, तो ये एपिनाइन पर्वत इटली से निकलकर, देखिए ये एपिनाइन पर्वत श्रृंखला है, ये एपिनाइन पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ से टाइबर नदी निकलती है और ये निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। इटली की राजधानी जो है रोम, इटली की राजधानी है रोम, वो इसी टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट नदी है नीपर नदी। नीपर नदी रूस के सोमोलेंस्क नामक स्थान के पास से, रूस से निकलती है, रूस में एक स्थान है सोमोलेंस्क, उस स्थान के पास से निकलकर रूस, बेलारूस और यूक्रेन में बहने के बाद काला सागर में गिरती है। देखिए यहाँ से रूस से नीपर नदी निकलती है, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इसमें बहने के बाद ये काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट यूरोप की नेक्स्ट नदी है सीन नदी। सीन नदी फ्रांस की मुख्य नदी है, तो ये फ्रांस के डीजोन के उत्तर पश्चिम में, फ्रांस के डीजोन के उत्तर पश्चिम का जो कम्यून क्षेत्र है जिसे मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र कहा जाता है, उससे निकलकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। देखिए राइन की तरह सीन नदी भी, राइन की तरह देखिए डीजोन के जो कम्यून क्षेत्र है यहाँ से ये निकलती है और दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर इंग्लिश चैनल में गिरती है। राइन नदी की तरह ये नदी भी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट नदी है डोन नदी। ये भी रूस की नदी है, तो ये रूस के दक्षिण में बहकर एजोव सागर में गिरती है। देखिए अभी तक जो रूस की नदियां थी वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, या जो निकलती है नीपर वो काला सागर में गिरती है, लेकिन जो डोन नदी है वो रूस से निकलकर उसमें बहकर अजोव सागर में गिरती है। नेक्स्ट जो नदी है वो है टेम्स नदी। टेम्स नदी इंग्लैंड की मुख्य नदी है और ये इंग्लैंड के दक्षिण में बहने वाली ये नदी उत्तरी सागर में गिरती है। देखिए टेम्स है, ये इंग्लैंड की मुख्य नदी है और ये उत्तरी सागर में गिरती है। और जो लंदन की राजधानी है, इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन, वो इसी टेम्स नदी पर स्थित है। नेक्स्ट जो नदी है वो है विस्तुला। विस्तुला जो है वो पोलैंड की महत्वपूर्ण नदी है, पोलैंड की सबसे लंबी नदी है और पोलैंड की जो राजधानी है वार्सा, वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। देखिए विस्तुला नदी को हम देखें तो ये है विस्तुला नदी है, मुख्यतः पोलैंड में बहती है और बाल्टिक सागर में गिरती है। ये इसकी पोलैंड की मुख्य नदी है और पोलैंड की राजधानी वार्सा इसी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट नदी है पो नदी। पो नदी इटली की मुख्य नदी, इटली की एक प्रमुख नदी है जो इटली में बहकर एड्रियाटिक सागर में गिरती है। नेक्स्ट नदी है एल्ब नदी। एल्ब नदी
एल्ब चेक गणराज्य और जर्मनी में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। ये भी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। देखिए ये चेक गणराज्य चेक में जर्मनी में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। अब है ओडर नदी। ओडर नदी भी चेक गणराज्य से निकलती है। चेक गणराज्य से निकलकर पोलैंड में बहती हुई बाल्टिक सागर में गिरती है। देखिए ये ओडर नदी है और ये चेक गणराज्य से निकलकर पोलैंड में बहती हुई बाल्टिक सागर में गिरती है ओडर नदी। इन नदियों के अलावा यहाँ की दूसरी छोटी नदियां और भी हैं, अन्य नदियां, तो उनके भी नाम हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। इन प्रमुख नदियों के अलावा ड्यूरो, टेगस, सेनन, एब्रो, लोरी, डोनेट्स आदि यूरोप की प्रमुख नदियां हैं। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। आज का ये फर्स्ट पार्ट है। जल्दी ही आपके लिए यूरोप का सेकंड पार्ट लाया जाएगा। धन्यवाद।